तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो हमने डिस्कस किया है, और इसके लिए मैंने आपको बताया दो रेफरेंस आपको माइंड में रखना है। एक तो आपको माइंड में रखना है NH2 माइनस, और एक आपको माइंड में रखना है अमोनिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसको हमने कंक्लूड किया इस तरह से कि अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस आप काम में ले रहे हैं लाइक NH2 माइनस, तो उस केस में रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन है। और NH2 माइनस से अगर आप वीकर बेस लेते हैं अप टू अमोनिया, तो इस रेंज में जो भी बेस होंगे उसमें रिएक्शन एलिमिनेशन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। क्योंकि इस रेंज में रिएक्शन जो होती है वो कंडीशनल हो जाती है, और अगर अमोनिया से आप वीकर बेस लेते हैं तो फिर उस केस में रिएक्शन जो होती है वो मेनली सब्स्टिट्यूशन होती है। अब देखो, ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर सिलेक्शन में एलिमिनेशन सेलेक्ट होती है प्रेफर्ड मैकेनिज्म, तो वहां पर हम मेनली बात करते हैं E2 की। क्वेश्चन है E1 की क्यों नहीं? अरे E1 का तो एक एग्जांपल है ना जो हमने डिस्कस किया है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो वो आपको एक E1 के लिए एग्जांपल याद रखना है। बाकी तो फिर एलिमिनेशन में अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वहां पर मेनली रिएक्शन क्या होगी? E2। और अब पॉइंट आता है कि अगर प्रेफर्ड मैकेनिज्म सपोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो वहां पर मैकेनिज्म SN1 होगी या SN2 होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो बात करते हैं SN1 वर्सेस SN2। SN1 SN2 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या लिया जाए, आप ध्यान देना। और इस केस में आप देखो, हालांकि इसका कुछ आइडिया मैंने आपको पहले भी दिया है SN1 SN2 में जो कंपटीशन की बात है। देखो, SN1 रिएक्शन की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है SN1 रिएक्शन में हमने डिस्कस किया पहले लीविंग ग्रुप L लीव करता है, इंटरमीडिएट कार्पेटाइन फॉर्म होता है, और फिर न्यूक्लियोफाइल इंटरमीडिएट से रिएक्ट करता है। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन SN1 रिएक्शन। ये बात क्लियर होगी। और SN2 रिएक्शन की अगर बात की जाए तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता है, राइट? अब एक बात सोचिए, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। देखो, SN1 रिएक्शन की अगर बात की जाए तो जो भी कंटेनर आप ले रहे हैं जिसमें रिएक्शन हो रही है, क्या मैं कह सकता हूं जिस कंटेनर में रिएक्शन मिक्सचर प्रेजेंट है उसमें ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी तो साथ में प्रेजेंट होगा ना। तो मिक्सचर में अगर न्यूक्लियोफाइल भी साथ में प्रेजेंट है तो फिर तो जो न्यूक्लियोफाइल मिक्सचर में प्रेजेंट है वो डेफिनेटली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के भी कांटेक्ट में आ रहा होगा। और अगर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आ रहा होगा तो क्वेश्चन है कि जब वो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में है तो वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके SN2 रिएक्शन क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहा है? न्यूक्लियोफाइल इतना वेट क्यों कर रहा है कि पहले लीविंग ग्रुप L लीव करे, कार्पेटाइन बने, फिर ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करे? देखो, न्यूक्लियोफाइल ने अगर इतना वेट किया है तो फिर तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल में ही कोई प्रॉब्लम है। और न्यूक्लियोफाइल में प्रॉब्लम क्या होगी? डेफिनेटली उस कंडीशन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। आप ध्यान देना, अगर रिएक्शन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, इफ इट इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल, इन दैट केस प्रेफर्ड मैकेनिज्म विल बी SN1। क्योंकि आप सोचिए, न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ज्यादा वीक है तो इसे रिएक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और इसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिले इसके लिए तो इसे तब तक वेट करना होगा जब तक लीविंग ग्रुप L कंपाउंड से सेपरेट ना हो जाए। क्योंकि जब तक लीविंग ग्रुप कंपाउंड में प्रेजेंट है तब तक R पर जो चार्ज होगा वो डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, लीविंग ग्रुप अगर इसमें से लीव कर जाए तो फिर यहां पर ये पार्शियल से कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब चार्ज बढ़ जाएगा। और चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में फिर ये वीक न्यूक्लियोफाइल भी इससे रिएक्ट कर पाएगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखो, न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ज्यादा वीक है तो उसे पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और उसे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिले इसके लिए मैकेनिज्म SN1 फॉलो होगी, ताकि पहले लीविंग ग्रुप लीव करे, कंप्लीट कार्पेटाइन बने, फिर ये वीक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। और ध्यान देना, अगर रिएक्शन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा भी अच्छा है, इफ इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो वो इतना वेट नहीं करेगा कि लीविंग ग्रुप L लीव करे, कार्पेटाइन बने, फिर वो रिएक्ट करे। नो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान देना, अगर ये न्यूक्लियोफाइल गुड न्यूक्लियोफाइल है तो ऐसे केस में तो फिर ये जैसे ही ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी प्रेजेंट है ना, ये इसी से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और इसी से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगी? SN2 हो जाएगी। इसका मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, इफ न्यूक्लियोफाइल इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल then preferred mechanism will be SN2, and if it is a very weak nucleophile then it will be
SN1। तो ये यहाँ पर SN1 और SN2 में सिलेक्शन प्रोसेस की बात है। अब पॉइंट वही आता है, देखो हमने कहा रिएक्शन में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ज्यादा वीक है, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन SN1 होगी, अदरवाइज रिएक्शन SN2 होगी। तो क्वेश्चन है हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल है या गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो उसके लिए देखो कैसे पता चलेगा वीक और गुड, तो वो तो मैंने आपसे पहले भी कहा, देखो रिलेटिव है, इसके लिए हम रेफरेंस की बात करेंगे। और अब आप ध्यान देना, SN1 की हम बात करेंगे व्हेन द प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल इन द रिएक्शन मिक्सचर इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। और इसके लिए आपको रेफरेंस क्या माइंड में रखना है, आप ध्यान देना। इसको आप समझने के लिए क्या मैं कह सकता हूं, न्यूक्लियोफाइल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल। क्या लगता है आपको, जो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी होगी वो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी होनी चाहिए या न्यूट्रल की? देखो नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में अगर बात की जाए तो डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में। तो फिर तो ऑब्वियसली जो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी होगी वो हमारी किस कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए, न्यूट्रल। और ध्यान देना, देखो न्यूट्रल में भी ऐसा नहीं है कि ऑल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स विल बी वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल्स, नो। न्यूट्रल में भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे दोस इन विच इलेक्ट्रॉन डोनर इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन डोनर इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब आप सोचिए, एक तो हम बात करें न्यूट्रल, और उसमें भी अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डोनर इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फिर तो आप सोचिए पहले ही न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और भी कम हो जाएगी। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे। तो आप ध्यान देना, अब मैंने कहा भी न्यूट्रल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनर शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके लिए हम रेफरेंस की बात करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ध्यान देना, न्यूट्रल होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर शुड बी ऑक्सीजन। ये हमारे पास रेफरेंस रहेगा वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल इन विच इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑक्सीजन। एक तो न्यूट्रल होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनर ऑक्सीजन होना चाहिए। इस कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल को हमने एज ए रेफरेंस वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा है, और हम बात कर रहे हैं व्हेन द न्यूक्लियोफाइल इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल द प्रेफर्ड मैकेनिज्म विल बी SN1। क्या ऐसा कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं जो न्यूट्रल हो, मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेट चार्ज 0 हो और इलेक्ट्रॉन डोनर ऑक्सीजन हो? आप सोचिए ऐसा क्या एग्जांपल हो सकता है। आंसर है वाटर मॉलिक्यूल या एल्कोहल मॉलिक्यूल। याद करो, वाटर एंड एल्कोहल, बहुत पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग से हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर एंड एल्कोहल जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं। अब आप सोचिए, अगर मैं बात कर रहा हूं वाटर एंड एल्कोहल की, तो जब भी ये एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे में आप सोचिए, इनमें अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, नेट चार्ज इनमें 0 है, और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ऑक्सीजन। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की। तो ये हमारे पास रेफरेंस है जो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएंगे, और इनकी प्रेजेंस पर रिएक्शन SN1 होगी। और अब आप ध्यान देना, बस वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल का रेफरेंस अगर आपको पता है, वाटर एंड एल्कोहल, मतलब न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डोनर शुड बी ऑक्सीजन, तो इससे जो भी बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो सब गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जाएंगे, और गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रिएक्शन क्या होगी, SN1 हो जाएगी। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो ध्यान देना, SN2 हो जाएगी। तो ध्यान देना, इस केस में अगर बात की जाए तो अब SN2 में हमने कहा न्यूक्लियोफाइल शुड बी गुड न्यूक्लियोफाइल, और हम गुड न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे, तो जो हमारी वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल का रेफरेंस है उससे जो भी बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जाएगा। और इसमें आप कह सकते हैं, देखो एक तो हम कह सकते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, क्योंकि जितने भी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से तो ज्यादा ही होगी। तो इस केस में आप कह सकते हैं, देखो एक तो हम बात कर सकते हैं इसमें नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स,
और दूसरा हम बात कर सकते हैं कि अगर न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर हमने ऑक्सीजन लिया है। अगर न्यूट्रल है और उसकी ईएन जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसकी ईएन अगर ऑक्सीजन से कम हुई, तो ईएन अगर ऑक्सीजन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो वो इनसे बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। और हमने क्या कहा, ये हमारे वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के रेफरेंस है, जो भी इनसे बेटर होंगे उन सबको हम गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में मानते हुए SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे इफ न्यूट्रल then En should be less than oxygen. En should be less than oxygen. क्या इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं? देखो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो बहुत सारे हैं, उनके एग्जांपल्स तो बहुत एकदम आसानी से हम बता देंगे। मुझे तो ये इस कैटेगरी का न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो न्यूट्रल हो और गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता हो। हमने कहा भाई न्यूट्रल गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में तब आएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन डोनर जो है उसकी En ऑक्सीजन से कम है। जरा इस एग्जांपल के बारे में सोचिए, क्या मैं इस एग्जांपल में अमोनिया को ले सकता हूं? यस। आप ध्यान देना, यहां पर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में आप देखो, अमोनिया भी आप याद करें जब भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और अगर कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो यहां भी हम कह सकते हैं इस ओवरऑल मॉलिक्यूल में नेट चार्ज जीरो है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? नाइट्रोजन, एंड इट्स En इज लेस देन ऑक्सीजन। तो फिर तो इसमें En अगर ऑक्सीजन से कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के रेफरेंस से बेटर है। और हमने क्या कहा, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के रेफरेंस से जो भी बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में जाएगा, और उस कंडीशन में रिएक्शन का प्रेफर्ड मैकेनिज्म SN2 होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट whether the reaction mechanism will be SN1 और preferably SN2। क्या बात समझ में आई? तो इस तरह से हम SN1 SN2 में सिलेक्शन की बात करेंगे on the basis of attacking nucleophile, whether is it very weak nucleophile और good nucleophile। अब आप ध्यान देना, देखो SN1 SN2 में सिलेक्शन के लिए एक पॉइंट और भी आता है, एक फैक्टर और भी आता है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के बेसिस पर भी कई बार आपको डिसाइड करना होता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2 होगा, क्योंकि देखो कुछ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऐसे रिजिड हैं कि वो ये कहते हैं, आप बात समझना, कुछ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऐसे रिजिड हैं कि उनका ये कहना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है हमारी रिएक्शन को डिसाइड करने वाला, हम अपनी रिएक्शन को खुद डिसाइड करेंगे। हमें SN1 शो करना है, SN2 शो करना है, या ना तो SN1 SN2 शो करना है या SN1 SN2 दोनों शो करना है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है हमारी रिएक्शन को डिसाइड करने वाला। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं जो अपनी मैकेनिज्म को खुद डिसाइड करते हैं। जरा ऐसे कौन से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हैं जो SN1 SN2 में मैकेनिज्म खुद डिसाइड करते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। उसी के साथ में हमारा सिलेक्शन प्रोसेस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान देना, SN1 वर्सेस SN2 ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। और अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो इस कंपाउंड की अगर बात की जाए CH3X, तो ध्यान दीजिएगा, irrespective of attacking nucleophile, this compound mainly undergo SN2 reaction। आप ध्यान दीजिएगा, this compound mainly undergo SN2 reaction। ये कंपाउंड मेनली SN2 रिएक्शन शो करता है, और शायद आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसका कंपटीशन SN1 के साथ में ले रहा हूं तो SN1 में हम बात करते हैं लीविंग ग्रुप L लीव करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। अब यहां पर कंपाउंड में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन विल एक्ट एज ए लीविंग ग्रुप, और ये जब लीव करेगा तो जरा सोचिए इसके लीव करने पर बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होगा, उस कार्बोकेटाइन में अगर आप स्टेबिलिटी सपोर्ट की बात करें तो ध्यान देना इसके करस्पॉन्डिंग जो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा
उसके पास कोई स्टेबिलिटी सपोर्ट नहीं है, ना तो उसके पास इंडक्टिव इफेक्ट है, ना उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है, ना उसके पास रेजोनेंस है। तो ऐसे में हम बात करते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला कार्पेटाइन जो है वो कोई स्टेबल कार्पेटाइन नहीं होगा, तो ऐसे में उसका फॉर्मेशन डिफिकल्ट होता है। और अगर कार्पेटाइन का फॉर्मेशन डिफिकल्ट है तो मतलब SN1 रिएक्शन डिफिकल्ट होगी। और जबकि उसके कंपैरिजन में अगर मैं SN2 की बात करूं तो जरा सोचिए, X तो इसमें लीविंग ग्रुप है, X के अलावा जो इसमें अदर 3 यूनिट्स कार्बन पर प्रेजेंट है वो 3 हाइड्रोजन है। क्या मैं कह सकता हूं, X अगर इस तरह से लीव करेगा तो SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अप्रोच करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल यहां पर इस कंपाउंड में अप्रोच करेगा तो उसे 3 हाइड्रोजन के बीच में से अप्रोच करना होगा। और हाइड्रोजन के लिए हम हमेशा बात करते हैं कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टेरिक रिपल्शन जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर पाएगा। मतलब आप कह सकते हैं इट इज अ गुड सबस्ट्रेट फॉर SN2 and a bad substrate for SN1. That's why irrespective of attacking nucleophile, this compound mainly undergo SN2 reaction. चाहे न्यूक्लियोफाइल वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, ये कंपाउंड मेनली SN2 रिएक्शन देगा। मतलब इस कंपाउंड ने अपनी रिएक्शन को खुद डिसाइड किया है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से इसका मैकेनिज्म डिसाइड नहीं हो रहा है। और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। देखो, अब जो मैंने नेक्स्ट 2 कंपाउंड्स लिए हैं, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड एंड नियोपेंटाइल हैलाइड, इन दोनों कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो ये दोनों कंपाउंड्स मेनली SN1 रिएक्शन शो करते हैं। इन कंपाउंड के लिए आप कह सकते हैं दीज आर बैड सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन, क्योंकि आप सोचिए SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैक करना है जहां से लीविंग ग्रुप लीव करेगा। अब आप सोचिए इस कार्बन के लिए न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच डिफिकल्ट होगी, क्योंकि यहां पर 3 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और एल्काइल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज अ बल्की ग्रुप इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। तो ऐसे में अगर 3 बल्की ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच डिफिकल्ट होगी, इट विल बी अ बैड सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन। और इसी तरह से आप यहां भी देखिए, यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो X यहां से लीव करेगा, और जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप लीव करेगा वहीं पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो न्यूक्लियोफाइल जब यहां पर अप्रोच करेगा तो यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच डिफिकल्ट होगी, क्योंकि आप सोचिए यहां पर ऑल्दो ओनली वन एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन कार्बन बट द एल्काइल ग्रुप इटसेल्फ इज बल्की। एक बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, एक बल्की ग्रुप होने की वजह से यहां पर भी स्टेरिक प्रॉब्लम होगी। और देखो, स्टेरिक प्रॉब्लम अगर होगी तो SN2 रिएक्शन डिफिकल्ट होगी। ये कंपाउंड्स हैं वो मेनली SN1 रिएक्शन शो करते हैं। तो ध्यान देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ, चाहे न्यूक्लियोफाइल वीक है चाहे गुड है, ये कंपाउंड मेनली SN2 रिएक्शन शो करेगा, और ये कंपाउंड्स मेनली SN1 रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर हो गई बात ये? अब इसके अलावा देखो, मैं आपको कुछ कंपाउंड्स ऐसे बता रहा हूं जिनका ये कहना है कि ना तो हम SN1 रिएक्शन शो करेंगे ना हम SN2 रिएक्शन शो करेंगे। अब क्वेश्चन है, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हो गए जो ना तो SN1 शो करना चाह रहे हैं ना SN2 शो करना चाह रहे हैं? मतलब आप कह सकते हैं दे आर बैड सबस्ट्रेट्स फॉर बोथ SN1 SN2 रिएक्शन। ऐसे एग्जांपल्स भी आपके माइंड में होने चाहिए जो SN1 SN2 दोनों के लिए लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन या लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। जो एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान देना। अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करना जा रहा हूं जो SN1 SN2 दोनों के लिए बैड सबस्ट्रेट हैं, या कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। आप ध्यान देना, these compounds are least reactive for both SN1 SN2।
मैं आपको दोनों के लिए क्लियर करता हूं। पहले SN1 की बात करते हैं। SN1 के लिए लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि जरा सोचिए, इनके करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन बनना डिफिकल्ट है। कैसे आप सोचिए, देखो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग अगर मैं कार्पेटाइन की बात करता हूं तो जरा सोचिए, ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो इन अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा। और क्या मैं कह सकता हूं, अनसैचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा। तो आप देखो, यहां से X का लीव करके कार्पेटाइन का बनना डिफिकल्ट होगा क्योंकि रेस्पेक्टिव कार्पेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। और इनफैक्ट आप ध्यान देना, इन दो कंपाउंड्स में तो आप कह सकते हैं कि रेस्पेक्टिव कार्पेटाइन का बनना तो डिफिकल्ट है ही, यहां पर हेलोजन का लीव करना भी डिफिकल्ट है क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स में आप देखेंगे तो लोन पेयर ऑफ हेलोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड। अगर आप देखेंगे तो लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, तो ऐसे में आप सोचिए, इन दो कंपाउंड्स में तो आप कह सकते हैं कि जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे। जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। और आप सोचिए, कार्बन हेलोजन बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स हैं तो फिर तो हेलोजन का सेपरेशन ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्या मैं कह सकता हूं, चाहे SN1 की बात करो चाहे SN2 की बात करो, दोनों में ही हेलोजन का लीव करना RDS होता है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? तो SN1, पहले मैं SN1 की बात करता हूं। तो SN1 में मैं कह सकता हूं, पहले तो इन दो कंपाउंड्स में से हेलोजन का लीव करना डिफिकल्ट है क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कार्बन हेलोजन बॉन्ड में। और अगर ये लीव करता भी है तो इनके करस्पॉन्डिंग बनने वाले कार्पेटाइन हाईली अनस्टेबल होंगे क्योंकि उनमें पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा। क्लियर? दैट्स व्हाई यू कैन से these compounds are least reactive for SN1 reaction. अब थर्ड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो यहां पर आप ध्यान देना, इसके करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन भी हाईली अनस्टेबल होगा। इनफैक्ट इसके करस्पॉन्डिंग कार्पेटाइन बनना ही मुश्किल होगा। याद करो ब्रेड्स रूल याद करो, मैंने GOC1 में मैंने आपको समझाया था। तो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं इट विल बी लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड फॉर SN1 रिएक्शन। ये तो बात हो गई SN1 की। अब बात करते हैं SN2 की। देखो SN2 में अगर मैं इन दो कंपाउंड्स की बात करता हूं तो SN2 में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस होता है और वही RDS होता है। तो इन दो कंपाउंड्स में फिर से आप SN2 के लिए ये रीजन दे सकते हैं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो हेलोजन का लीव करना डिफिकल्ट है। और साथ में आप जरा सोचिए, न्यूक्लियोफाइल को जिस कार्बन पर अटैक करना है, SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल को किस पर अटैक करना होता है, कौन से कार्बन पर अटैक करना होता है? SN1 SN2 में न्यूक्लियोफाइल को उस कार्बन पर अटैक करना होता है जहां से लीविंग ग्रुप L को लीव करना है। अब जरा सोचिए, ये लीविंग ग्रुप X जिन कार्बन पर प्रेजेंट है उन कार्बन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उन कार्बन के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब उन कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आप सोचिए, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐसे कार्बन को अप्रोच करेगा जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा तो मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना भी डिफिकल्ट है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से हेलोजन का लीव करना भी डिफिकल्ट है। इसलिए हम बात करते हैं कि ये दोनों कंपाउंड्स SN2 के लिए भी लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होंगे। और इस कंपाउंड की अगर बात की जाए, फिर से ब्रेड्स रूल आप याद करो, SN2 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और हेलोजन का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है और उसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हेलोजन लीव करता है और न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो फॉर द टाइम बिंग यूनिट्स प्लेन में आने की वजह से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। तो SN2 रिएक्शन में आप कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन फॉर द टाइम बिंग sp2 बनता है। जरा सोचिए, क्या इस कार्बन का sp2 में कन्वर्ट होना पॉसिबल होगा? नो। याद करो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रेजेड कार्बन में प्लेनैरिटी मुश्किल होती है, यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन मुश्किल होता है। इसलिए हम बात करते हैं कि ये कंपाउंड SN2 के लिए भी बैड सबस्ट्रेट होगा। तो ये रीजन है कि these three compounds are least reactive compounds for both SN1 SN2। और अब मैं आपको लास्ट उन कंपाउंड्स की कैटेगरी बताने जा रहा हूं जो कंपाउंड्स SN1 और SN2 दोनों के लिए गुड सबस्ट्रेट है। ध्यान देना, अब मैं आपको ऐसे कंपाउंड्स बताने जा रहा हूं जो कंपाउंड्स SN1 SN2 दोनों के लिए रिएक्टिव कंपाउंड्स है, गुड सबस्ट्रेट्स हैं।
ध्यान देना, these compounds are good substrates for both SN1 SN2। मैं आपको दोनों को वन बाय वन क्लियर करता हूं। पहले बात करते हैं SN1 के लिए क्यों स्टेबल, SN1 के लिए क्यों रिएक्टिव कंपाउंड है, गुड सबस्ट्रेट क्यों है। जरा इन कंपाउंड्स के करस्पॉन्डिंग बनने वाले कार्बेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। देखो, इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बेटाइन बनेगा उसे पाइबोल से रेजोनेंस मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बेटाइन बनेगा उसे भी रेजोनेंस मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो कार्बेटाइन बनेगा उसे ऑक्सीजन के लोन पेयर से रेजोनेंस मिलेगा। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं these are good substrate for SN1 and that can be explained on the basis of stability of carbetain. The respective carbetains formed during the reaction will be stabilized by resonance. That's why these are good substrates for SN1 reaction. Clear होगी बात ये? अब क्वेश्चन है SN2 के लिए good substrates क्यों हैं? देखो, SN2 में हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और ग्रुप का लीव करना साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। तो ऐसे में आप सोचिए, यहां से X एज ए लीविंग ग्रुप लीव करेगा और इसी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। जरा सोचिए, SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा जहां से लीविंग ग्रुप X लीव करेगा, ऐसे इसमें भी इस कार्बन पर अटैक करेगा और ऐसे इसमें भी इस कार्बन पर अटैक करेगा। और क्या मैं कह सकता हूं, इन कार्बन पर अगर डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो तो ये जो अटैकिंग साइट है न्यूक्लियोफाइल के SN2 रिएक्शन के लिए, इन पर जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। आप कह सकते हैं कंपाउंड SN2 के लिए उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब जरा सोचिए, इन कार्बन पर अगर मैं डेल पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो ठीक है, जो लिविंग ग्रुप X प्रेजेंट है उनकी वजह से तो डेल पॉजिटिव चार्ज आना ही है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो लिविंग ग्रुप X के अलावा ये जो 3 ग्रुप्स इन कंपाउंड्स में प्रेजेंट है, क्या मैं कह सकता हूं ऑल ऑफ दीज 3 ग्रुप्स आर माइनस आई ग्रुप्स। जरा ध्यान देना, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कार्बन पर जो डेल पॉजिटिव चार्ज है वो हाई है, और उस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होने का एक रीजन हैलोजन तो है ही, ठीक है, वो हैलोजन तो होगा, इसकी वजह से तो डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा ही, लेकिन जो इसमें अदर ग्रुप प्रेजेंट है वो माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट है। और जरा सोचिए, अगर ये ग्रुप माइनस आई है, ध्यान देना, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं यहां पर रेजोनेंस की बात तो नहीं करूंगा, यहां पर मैं बात करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट की। और ये सब माइनस आई ग्रुप हैं, और इनका माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, देयर माइनस आई इफेक्ट विल इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। और इनके माइनस आई की वजह से अगर इन कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इनका न्यूक्लियोफाइल के लिए जो रिएक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दीज कंपाउंड्स ड्यू टू मोर डेल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन विल बी गुड सबस्ट्रेट, विल एक्ट एज गुड सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शन। अच्छा देखो, मैंने आपसे कहा ये 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो माइनस आई ग्रुप्स हैं, जो इन कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए वो कंपाउंड उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो एक पॉइंट आता है कि ठीक है, इन ग्रुप के आने से, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है तो नो डाउट डेल पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ा, लेकिन हम SN2 में स्टेरिक की बात भी तो करते हैं ना। आप जरा ध्यान देना, ये बात सही है कि हम SN2 रिएक्शन में स्टेरिक की बात भी करते हैं, लेकिन मैं जिन ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, जरा सोचिए, इस ग्रुप की अगर बात की जाए तो मैंने कहा इसके आने से मुझे फायदा ये हो रहा है कि ये एक माइनस आई ग्रुप है जो कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और एक पॉइंट ये माइंड में आ रहा है कि इसके आने से नुकसान ये भी तो है कि स्टेरिक भी बढ़ाएगा, और स्टेरिक तो SN2 के लिए प्रॉब्लम है। ध्यान देना, स्टेरिक की प्रॉब्लम इस ग्रुप में इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जरा देखो, इस ग्रुप में दोनों ही कार्बन sp2 हैं, sp2 तो प्लेनर होगा, और अगर ग्रुप प्लेनर है तो प्लेनर ग्रुप के थ्रू जो स्टेरिक आएगा और एक नॉन प्लेनर ग्रुप के थ्रू जो स्टेरिक आएगा उसमें अंतर होगा। क्या मैं कह सकता हूं, प्लेनर ग्रुप के थ्रू स्टेरिक कम आएगा जबकि नॉन प्लेनर ग्रुप के थ्रू स्टेरिक ज्यादा आएगा। इसी तरह से आप देखो, ये ग्रुप भी अगर आप देखेंगे तो इसके आने से मुझे फायदा ये दिख रहा है कि इसका माइनस आई इफेक्ट कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, SN2 के लिए कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, और इसमें भी मुझे स्टेरिक की प्रॉब्लम इसलिए नहीं दिख रही है ज्यादा, क्योंकि ये ग्रुप भी अगर आप देखेंगे, बेंजीन रिंग, ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी प्लेनर होगा, तो स्टेरिक की प्रॉब्लम यहां भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, राइट। और थर्ड केस में भी इस ग्रुप के आने से मुझे फायदा ये दिख रहा है कि ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल की ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, SN2 के लिए रिएक्टिविटी बढ़ेगी। और यहां पर भी आप देखो, जिस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है उससे ऑक्सीजन बॉन्डेड है, मतलब एक ही एटम बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से फिर आगे कार्बन बॉन्डेड है, और कार्बन पर फिर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। मतलब इसमें स्टेरिक की अगर बात करूं तो जो अटैकिंग साइड है न्यूक्लियोफाइल की उससे दूर है स्टेरिक, अगर दूर है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात क्लियर है? तो इन ग्रुप्स के आने से स्टेरिक की प्रॉब्लम इतनी नहीं है, हाँ, लेकिन इनके आने से फायदा ये हो रहा है कि ये माइनस आई ग्रुप्स हैं, और इनका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में,
आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, कंपाउंड की SN2 के लिए रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। सो दीज थ्री कंपाउंड्स आर गुड सबस्ट्रेट फॉर बोथ SN1 एंड SN2। अब एक पॉइंट आता है कि जब ये तीन कंपाउंड SN1 SN2 दोनों के लिए अच्छे सबस्ट्रेट हैं, तो फिर ये SN1 शो करेंगे, SN2 शो करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? अरे भाई न्यूक्लियोफाइल से। अगर न्यूक्लियोफाइल वेरी वीक हुआ तो ये SN1 शो करेंगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल गुड हुआ तो ये SN2 शो करेंगे। और क्वेश्चन है ये तीन कंपाउंड ना तो SN1 ना SN2, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव फॉर बोथ SN1 SN2, और ये कंपाउंड मेनली SN2 और ये कंपाउंड मेनली SN1। तो देखो इन लास्ट थ्री एग्जांपल को डिस्कस करने का मेरा पर्पस ये था कि कई बार स्टूडेंट क्या होता है, एक मिसकंसेप्ट बना लेते हैं कि जो कंपाउंड SN2 के लिए अच्छा होगा वो SN1 के लिए हमेशा खराब होगा, जो SN1 के लिए अच्छा होगा वो SN2 के लिए हमेशा खराब होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जो SN1 SN2 दोनों के लिए अच्छे हैं, जो SN1 SN2 दोनों के लिए खराब है, SN2 के लिए अच्छे हैं, SN1 के लिए अच्छे हैं। आगे बात समझ में? सो दिस इज हाउ टू सेलेक्ट प्रेफर्ड मैकेनिज्म बिटवीन SN1 एंड SN2। तो ये यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है SN1 SN2 के लिए। और SN1 SN2 के लिए एक पॉइंट मैं आपको और लिखवा रहा हूं जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। Presence of Ag plus ion promotes SN1 reaction in alkyl halides. एल्काइल हाइड्राइड्स में आप कह सकते हैं Ag प्लस आयन की प्रेजेंस SN1 रिएक्शन को प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है मैं आपको आगे एग्जांपल में क्लियर करूंगा। तो आप ध्यान देना, फाइनली जो सिलेक्शन प्रोसेस वाला पार्ट है वो हमने अब कंप्लीट कर लिया है। ये तो हमने डिस्कस किया सिलेक्शन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अगर एलिमिनेशन है तो हम आउटराइट E2 कहेंगे, क्योंकि E1 का तो एक ही एग्जांपल है जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और अगर सिलेक्शन में प्रेफर्ड मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो उसमें पॉइंट आता है SN1 या SN2। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर हमने लिखा है कि वीक न्यूक्लियोफाइल में SN1 और गुड न्यूक्लियोफाइल में SN2। लेकिन कुछ सबस्ट्रेट्स ऐसे हैं जो अपनी रिएक्शन को खुद डिसाइड करते हैं, और उसके लिए हमने ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए, कुछ सबस्ट्रेट्स डिस्कस किए विच आर गुड फॉर SN2, गुड फॉर SN1, नॉट गुड फॉर SN2, नाइदर फॉर SN2 और SN1, मतलब दोनों के लिए लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड और दोनों के लिए अच्छे कंपाउंड। तो ये ओवरऑल हमने सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब ये सिलेक्शन प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे इन रिएक्शंस पर। ये कंसेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो अब हम इन रिएक्शंस पर अप्लाई करेंगे, और इन पर अप्लाई करके हम बात करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन मेनली SN1 मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी, कौन सी मेनली SN2 से कंप्लीट होगी, और कौन सी E2 से कंप्लीट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब इन रिएक्शन में मैकेनिज्म सिलेक्शन की बात करते हैं, और जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले हम रिएक्शन में डिसाइड करेंगे मेनली एलिमिनेशन प्रोसेस होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर एलिमिनेशन हुआ तो आउटराइट E2 लिखेंगे, और अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो सब्स्टिट्यूशन में फिर हम डिसाइड करेंगे SN1 या SN2। अब देखो, अगर हमें पहले डिसाइड करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा दो रेफरेंस माइंड में रखो। NH2 माइनस वेरी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन। NH2 माइनस से अगर वीकर बेस है तो अप टू अमोनिया रिएक्शन में भी एलिमिनेशन और इट में भी सब्स्टिट्यूशन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, और अगर अमोनिया से वीकर बेस हुआ तो मेनली सब्स्टिट्यूशन। चलिए फर्स्ट अब आप देखो रिएक्शन विद वाटर, बताइए वाटर अमोनिया से वीकर बेस या अमोनिया से बेटर बेस? तो आंसर है वाटर तो अमोनिया से वीकर बेस है ना। देखो हमने डिस्कस किया है कि जो वाटर है वो अमोनिया से वीकर बेस है, और अगर अमोनिया से वीकर बेस हुआ तो रिएक्शन मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो यहां पर हम बात करेंगे इस केस में जो रिएक्शन होगी दैट इज मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन दिस केस द रिएक्शन इज मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन है SN1 या SN2, तो उसके लिए हमने कहा कि अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल है, वेरी वीक, तो SN1, और अगर गुड न्यूक्लियोफाइल है तो SN2। और उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस बताया वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए रेफरेंस। देखो वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए रेफरेंस है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑक्सीजन, और उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस बताया वाटर एंड अल्कोहल। तो जरा आप ध्यान देना, यहां पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वाटर ही तो है ना, और अगर वाटर है तो फिर तो ये वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में है, तो फिर तो इस केस में रिएक्शन जो होगी वो SN1 हो जाएगी। आया समझ में? देखो ठीक इसी तरह से अगर अल्कोहल की बात की जाए तो पहले बात करें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी अमोनिया से वीकर बेस है। अमोनिया से अगर वीकर बेस है तो मेनली सब्स्टिट्यूशन, और उसमें SN1 या SN2, मेनली SN1, क्योंकि वाटर के सिमिलर अल्कोहल भी जब एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? ऑक्सीजन, तो वीक न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा। यहां पर भी रिएक्शन जो होगी वो मेनली SN1 होगी। आया समझ में? इस तरह का कंसेप्ट अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं रिएक्शन विद एक्वस KOH, अटैकिंग रिएजेंट इज OH माइनस, रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, अटैकिंग रिएजेंट इज OH माइनस। और ध्यान देना अगर OH माइनस की बात की जाए तो ये तो NH2 माइनस से वीकर बेस है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि NH2 माइनस से अगर वीकर बेस है तो NH2 माइनस से वीकर बेस अप टू अमोनिया, रिएक्शन एलिमिनेशन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया देखो कि OH माइनस और OR माइनस में ये NH2 माइनस से वीकर बेस है, तो यहां पर रिएक्शन डिपेंडेंट रिएक्शन होगी, और इसमें मैंने आपको बताया था सॉल्वेंट डिपेंडेंट, और ये मैंने आपको बताया कि वाटर के केस में रिएक्शन मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहल के केस में अल्कोहल अगर एज ए सॉल्वेंट है तो रिएक्शन मेनली एलिमिनेशन। जरा ध्यान देना यहां पर अगर हम बात करें तो एक्वस KOH मतलब यहां पर सॉल्वेंट वाटर है, इस केस में रिएक्शन की हम बात करेंगे मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH की अगर बात करेंगे तो यहां पर बात करेंगे मेनली एलिमिनेशन की, क्योंकि वाटर और अल्कोहल में वाटर इज मोर पोलर सॉल्वेंट, एंड बीइंग अ मोर पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेशन ऑफ OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर विल बी मोर, और क्योंकि OH माइनस का सॉल्वेशन ज्यादा होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दोनों ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे, और अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा डिक्रीज हुआ तो फिर रिएक्शन एलिमिनेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, और ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अरे बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 या SN2, तो वो वीक और गुड न्यूक्लियोफाइल्स हैं। जरा बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। देखो क्या मैं कह सकता हूं, हालांकि एक्वस मीडियम हमने लिया है तो वाटर इसका सॉल्वेशन करेगा, और क्योंकि वाटर की पोलैरिटी ज्यादा है तो इसका सॉल्वेशन ज्यादा करेगा, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं OH माइनस का कितना भी सॉल्वेशन हो जाए, सॉल्वेशन से इसका चार्ज डिक्रीज होगा, जीरो तो नहीं होगा ना, मतलब चार्ज तो इसमें नेगेटिव रहेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो फिर नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो हमने कहा गुड न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल तो हमने कहा गुड न्यूक्लियोफाइल है, और अगर गुड न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन मेनली SN2, तो इस केस में रिएक्शन जो होगी वो मेनली SN2 रिएक्शन होगी। अब अगर आप अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो अल्कोहल इज लेस पोलर सॉल्वेंट देन वाटर, और क्योंकि अल्कोहल लेस पोलर सॉल्वेंट है तो ये OH माइनस का सॉल्वेशन कम करेगा। सॉल्वेशन अगर कम करेगा तो यहां पर आपको बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दोनों ज्यादा मिलेंगे, और अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा मिलेंगे तब तो रिएक्शन एसिड बेस के बेसिस पर एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाएगी, और एलिमिनेशन की जब बात होगी तो वहां तो हम आउटराइट E2 लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा E1 तो एक ही एग्जांपल है जो मेनली आपको याद रखना है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट है सोडामाइड, अटैकिंग रिएजेंट इज NH2 माइनस। अब जरा सोचिए NH2 माइनस में क्या होगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? अरे भाई NH2 माइनस तो हमारा रेफरेंस है ना, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और इस केस में तो हमने कहा अनकंडीशनल E2 रिएक्शन, तो यहां पर तो जो रिएक्शन होगी वो मेनली E2 रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद अमोनिया, क्या मैं कह सकता हूं अप टू अमोनिया, NH2 माइनस से अगर वीकर बेस है अप टू अमोनिया, तो रिएक्शन मे बी एलिमिनेशन और मे बी सब्स्टिट्यूशन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है एंड एलिमिनेशन भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर एलिमिनेशन हुई तो E2, और अगर सब्स्टिट्यूशन हुई तो आंसर है SN2, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं अमोनिया ऑल्दो इट इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, बट इन दिस केस
इलेक्ट्रॉन डोनर इज लेस देन ऑक्सीजन, और इस केस में हम इसे गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखते हुए SN2 मैकेनिज्म की बात करते हैं, राइट। तो इस केस में रिएक्शन जो होगी अमोनिया के केस में, अगर सब्स्टिट्यूशन हुई तो मेनली SN2, और अगर E2 हुई, एलिमिनेशन हुई तो मेनली E2, और वो कंडीशनल होगी। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए RO माइनस, यहां पर अटैकिंग रिएक्शन RO माइनस है, और RO माइनस भी NH2 माइनस से वीकर बेस है, तो इस केस में भी रिएक्शन एलिमिनेशन भी हो सकती है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। नेगेटिवली चार्ज है, अगर सब्स्टिट्यूशन हुई तो SN2, और अगर एलिमिनेशन हुई तब तो E2। नेक्स्ट RS माइनस, देखो यहां पर अटैकिंग रिएक्शन RS माइनस है, और RS माइनस की अगर बात की जाए तो इट इज वीकर बेस देन अमोनिया। ध्यान देना, RS माइनस तो अमोनिया से वीकर बेस है, और अगर अमोनिया से वीकर बेस है तब तो रिएक्शन मेनली सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में अगर बात की जाए तो इट विल बी मेनली SN2, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स को तो हमने गुड न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रखा है, जिसमें रिएक्शन मेनली SN2 होगी। नेक्स्ट साइनाइड आयन, साइनाइड आयन की अगर बात की जाए, NaCN या KCN हमने यूज किया है। साइनाइड आयन की अगर बात की जाए तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो मेनली SN2 होगी, क्योंकि देखो साइनाइड आयन की भी अगर हम बात करें तो साइनाइड आयन भी अमोनिया से वीकर बेस है, और अगर अमोनिया से वीकर बेस है तो मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है गुड न्यूक्लियोफाइल तो SN2, तो इस केस में रिएक्शन जो होगी वो SN2 होगी। लेकिन आप ध्यान देना, अगर आप NaCN एंड KCN की जगह AgCN यूज करते हैं तो AgCN में फिर हम बात करेंगे रिएक्शन जो होती है वो मेनली SN1 होती है। ये मैं आपको आगे जब डिटेल में रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे वहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि AgCN में SN1 क्यों और NaCN और KCN में SN2 क्यों, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। और ठीक ऐसा ही डिफरेंस नेक्स्ट टू रिएक्शन में भी है। अगर आप सोडियम नाइट्राइड या पोटेशियम नाइट्राइड लेते हैं तो इस केस में NO2 माइनस, जरा ध्यान देना, NO2 minus is also a weaker base than ammonia. NH2 minus, NO2 minus अमोनिया से वीकर बेस है, और NO2 minus अगर अमोनिया से वीकर बेस है तो यहां पर भी रिएक्शन मेनली सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में SN1 है SN2, तो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है गुड न्यूक्लियोफाइल है तो SN2, तो इस केस में रिएक्शन जो होगी वो मेनली SN2। और यहां भी अगर आपने मेटल सिल्वर लिया, सोडियम या पोटेशियम के केस में तो SN2 की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर सिल्वर लिया मतलब सिल्वर नाइट्राइट लिया तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगी SN1। अब ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है कि मेटल में डिफरेंस की बेसिस पर यहां SN2 SN1 यहां भी SN2 SN1, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट है सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, जरा ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो अटैकिंग रिएजेंट है I नेगेटिव, और I नेगेटिव मतलब X नेगेटिव की अगर बात की जाए तो ध्यान देना X नेगेटिव भी अमोनिया से वीकर बेस है, और अगर अमोनिया से वीकर बेस है तो फिर तो यहां पर भी रिएक्शन मेनली सब्स्टिट्यूशन, और फिर से वही है नेगेटिवली चार्ज है तो SN2, तो इस केस में रिएक्शन जो होगी वो मेनली SN2 होगी। सिल्वर फ्लोराइड इन वाटर, यहां पर भी अटैकिंग रिएजेंट F नेगेटिव है। F नेगेटिव मतलब X नेगेटिव, X नेगेटिव इज वीकर बेस देन अमोनिया, एंड बीइंग अ वीकर बेस देन अमोनिया इट विल मेनली शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहां पर भी अगर बात की जाए तो रिएक्शन होगी मेनली SN2, क्योंकि F नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, एंड बीइंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल इट विल मेनली अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो ये यहां पर SN1 SN2 और E2 में प्रेफर्ड मैकेनिज्म का सिलेक्शन है, जो कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसकी एप्लीकेशन। शायद ये सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आया हो। देखो अगर आपको 50% भी समझ में आ गया ना तो मैं सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि बाकी 50% जब मैं इन रिएक्शंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस यही है, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए आपको SN1 SN2 और E2 में सिलेक्शन करना होता है फॉर प्रेफर्ड मैकेनिज्म, राइट। तो ये यहां पर इन रिएक्शंस में प्रेफर्ड मैकेनिज्म की हमने बात की है। अब बस मैं आपको ये रिएक्शंस वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस हमने यहां पर अप्लाई किया था कंसेप्ट, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर इन रिएक्शंस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद वाटर। आप ध्यान देना, देखो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ में लेते हैं
तो इस केस में जैसे कि हमने डिस्कस किया है, वाटर इज वीकर बेस देन अमोनिया, और जो रेफरेंस हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग अमोनिया से अगर वीकर बेस है तो फिर रिएक्शन मेनली होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो रिएक्शन विल बी एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी अगर हम प्रेफर्ड मैकेनिज्म की बात करें SN1 या SN2, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, इन केस ऑफ वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल द रिएक्शन विल बी मेनली SN1। और वाटर की अगर बात की जाए तो याद करें, वाटर एंड अल्कोहल ये वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए रेफरेंस है, क्योंकि वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए रेफरेंस हमने डिस्कस किया है व्हेन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डोनर इज ऑक्सीजन। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो इस केस में प्रेफर्ड मैकेनिज्म विल बी SN1। ठीक है। और अब अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट एंड मैकेनिज्म की बात की जाए तो देखो, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें मिलता है अल्कोहल। कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा ये मैं आपको क्लियर करता हूं, अब ध्यान देना, क्योंकि रिएक्शन का प्रेफर्ड मैकेनिज्म SN1 है। अब आप देखो, SN1 SN2 E2 इनके जनरल पॉइंट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बस उसके एग्जांपल्स जो मिक्स्ड एग्जांपल हमें डिस्कस करने थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, मैकेनिज्म जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बस उन्हीं की एप्लीकेशन अब हमें यहाँ पर लेना होगा। तो SN1 में हमने डिस्कस किया, रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो देखो यहां पर क्या होगा, इस केस में फर्स्ट स्टेप में अगर बात की जाए तो फर्स्ट स्टेप में इसमें लीविंग ग्रुप L यहां से लीव करेगा, और एल्काइल हैलाइड में हम बात कर सकते हैं लीविंग ग्रुप इज हैलोजन। तो ध्यान देना, इस केस में फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप X यहां से लीव कर जाएगा X माइनस के फॉर्म में, और इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। और अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमने हमेशा डिस्कस किया, देखो इन केस ऑफ वाटर कंप्लीट मॉलिक्यूल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, पूरा मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। याद करो, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, अमाइन, ये 4 न्यूक्लियोफाइल स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होते हैं, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करते हैं। तो इस केस में अगर बात की जाए तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा। ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करेगा तो यहां पर बन जाएगा ROH। इस तरह से रिएक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और ध्यान देना, देखो यहां पर अगर बात की जाए तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज वाटर। आप याद करो, 2 टर्म्स मैंने आपको पहले भी बताई है, हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। आप याद करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH- है तो उसे हम बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। यहां पर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्योंकि वाटर है तो इस प्रोसेस को हम लिखेंगे हाइड्रोलिसिस। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस दैट गिव्स अल्कोहल एज द फाइनल प्रोडक्ट, राइट। तो इस तरह से यहां पर हम बात करते हैं, ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अच्छा, अब आप ध्यान देना, याद करें SN1 रिएक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप L लीव करता है, और वो L किसकी हेल्प से लीव करता है, सॉल्वेंट की हेल्प से। याद करो, RL बॉन्ड जो ब्रेक होता है, भाई हमने कहा कि ये RH बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये बॉन्ड अपने आप हवा में तो ब्रेक नहीं हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, X यहां पर अगर एज ए लिविंग ग्रुप लीव किया है, तो किसकी हेल्प से, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का आयोनाइजेशन करता है फर्स्ट स्टेप में, ये SN1 रिएक्शन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन है फिर यहां पर सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर मॉलिक्यूल। आप ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो वाटर मॉलिक्यूल्स ही यहां पर सॉल्वेंट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ही यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। तो वास्तव में होगा क्या, देखो पहले इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट RX का आयोनाइजेशन करेंगे, पहले यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ सॉल्वेंट RX का आयोनाइजेशन करेंगे, और जब RX का आयोनाइजेशन हो जाएगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल ही एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन से रिएक्ट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक पॉइंट ये आता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल को एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना ही है, तो ऐसा क्यों कि पहले एज अ सॉल्वेंट बाद में एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली इसके साथ एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर जाए, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि याद करो वाटर मॉलिक्यूल इज वीक न्यूक्लियोफाइल, इट इज वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में उसे पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में अगर बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज है, बट इट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये RX के साथ में डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तभी तो पहले क्या होगा, ये एज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल RX का आयोनाइजेशन करेंगे, और फिर जब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज
जनरेट हो जाएगा तो फिर ये वीक न्यूक्लियोफाइल उसके साथ में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ही तो हम बात करते हैं कि रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ही सॉल्वेंट है और वाटर मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल है, और क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए पहले एज अ सॉल्वेंट कंपाउंड का आयोनाइजेशन करेंगे, फिर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद में वो वीक न्यूक्लियोफाइल भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। मतलब इस रिएक्शन में आप ये भी कह सकते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियोफाइल सेम है। और ध्यान देना, अगर रिएक्शन में सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है तो ऐसे प्रोसेस को हम लिखते हैं सॉल्वोलाइसिस। आप ध्यान देना, the process is known as सॉल्वोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लिखते हैं सॉल्वोलाइसिस प्रोसेस। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान देना, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिएक्ट करता है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस। और ध्यान देना, अगर वो सॉल्वेंट वाटर है तो मोर स्पेसिफिकली इट विल बी कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो सॉल्वोलाइसिस तो एक जनरल टर्म हो गई कि अगर कोई भी रिएक्शन में अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तो उसको जनरल प्रोसेस में हम उसको जनरल टर्म यूज करेंगे सॉल्वोलाइसिस। और अगर वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वाटर है तो सॉल्वोलाइसिस में मोर स्पेसिफिक टर्म विल बी हाइड्रोलाइसिस। सो दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। अब एक बात आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन के लिए कहा जाता है कि अगर इस रिएक्शन में आप सिल्वर ऑक्साइड मिक्स करते हैं, इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड। इस कंसेप्ट को जरा समझना, आप यहां पर ध्यान देना। If the reaction is carried out in presence of silver oxide, ध्यान देना, अगर आप इस रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड। कैसे इंक्रीज होगा जरा आप ध्यान देना। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हमने कहा, फर्स्ट स्टेप में RX बॉन्ड ब्रेक होगा और X एज ए लीविंग ग्रुप लीव करेगा। क्या मैं कह सकता हूं ये स्टेप रिएक्शन का RDS है। याद करें SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप ही रिएक्शन का RDS होता है, तो ये रिएक्शन का RDS है। और यहां पर हमने कहा कि X माइनस के फॉर्म में यहां पर लीव करेगा। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड मिक्स करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड। उसका रीजन है क्योंकि RDS में जो X माइनस यहां पर लीव कर रहा है, अगर आप रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड मिक्स कर रहे हैं मतलब आप कह सकते हैं रिएक्शन में आप Ag प्लस आयन का सोर्स फिक्स कर रहे हैं। वे सिल्वर ऑक्साइड भी आयनाइज होगा तो Ag प्लस आयन बनेंगे और वो Ag प्लस आयन क्या करेगा, देखो इस X माइनस के साथ में कंबाइन होकर AgX प्रेसिपिटेट बनाएगा। आप सुनिएगा इस बात को, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपने रिएक्शन में Ag प्लस आयन की प्रेजेंस ले ली है, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड अगर आप ले रहे हैं मतलब Ag प्लस आयन का सोर्स आप ले रहे हैं, एंड दिस Ag प्लस आयन गेट्स कंबाइंड विद X माइनस टू फॉर्म AgX प्रेसिपिटेट। ये यहां पर X माइनस के साथ में कंबाइन होकर क्या करेगा, AgX का प्रेसिपिटेट बना लेगा। अब ऐसे में आप सोचिए, अब देखो यहां पर हम बात कर सकते हैं, ध्यान देना मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का RDS है और जरा आप देखो इस स्टेप को मैंने रिवर्सिबल बनाया है। यहां पर इस स्टेप में मैंने रिवर्सिबल साइन दिया है। ये समझ में आ रहा है आपको हमने इसको रिवर्सिबल क्यों दिया है? उसका रीजन है देखो कि अगर X माइनस यहां से लीव करके कार्बोकेटायन बनाए और हम अगर ये कह रहे हैं कि वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर अल्कोहल बनाएगा, तो ये भी तो हो सकता है कि X माइनस जो लीव किया वही एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां पर ऐड होकर वापस RX बना दे। तो इस स्टेप में रिवर्सिबिलिटी तो है, लेकिन आप सोचिए कि अगर Ag प्लस आयन आप मिक्स कर रहे हैं इसमें, या Ag प्लस आयन का सोर्स अगर आप ले रहे हैं Ag2O, तो ये फर्स्ट स्टेप में लीव करने वाला X माइनस के साथ में कंबाइन होकर AgX प्रेसिपिटेट बना देगा। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर AgX प्रेसिपिटेट हुआ तो फिर X माइनस फिर से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट होने के बाद में तो फिर वो यहां पर अब सॉल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा रिएक्शन में। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहां पर Ag प्लस आयन क्या करेगा, X माइनस को के साथ में कंबाइन होकर AgX प्रेसिपिटेट बना देगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर कम हो जाएगी कि X माइनस फिर से रिएक्ट करके रिवर्ट हो। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि Ag प्लस आयन की जो प्रेजेंस है
वो इस स्टेप की रिवर्सिबिलिटी को कम करेगी। और आप सोचिए अगर x माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए Ag+n अवेलेबल हो तो फिर तो x के लीव करके केटायन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और केटायन बनने की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो फिर तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। और याद करें ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, केवल ये पॉइंट मैंने लिखा था कि Ag+ आयन जो होता है वो SN1 रिएक्शन को प्रमोट करता है एल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस में। शायद आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। फिर देखो एल्काइल हैलाइड में अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो पहले X एज ए लीविंग ग्रुप लीव करेगा X- के फॉर्म में। अब आप सोचिए अगर Ag+ आयन है तो वो X- के साथ में कंबाइन होकर AgX प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ऐसे में क्या मैं कह सकता हूं, X के लीव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। भाई एक तरह से आप ऐसा समझ लो, Ag+ आयन क्या कहेगा, Ag+ आयन X को कहेगा तू लीव कर, मैं हूं ना, मैं तुझे अपने साथ में लेकर जाऊंगा। तो X- को स्टेबलाइज करने के लिए Ag+ आयन अगर अवेलेबल है तो X के लीव करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और X के लीव करने की टेंडेंसी अगर बढ़ती है, लीविंग ग्रुप के लीव करने की टेंडेंसी अगर बढ़ती है तो SN1 के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि SN1 में पहले यही तो होता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है, फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो अगर लीविंग ग्रुप के लीव करने की टेंडेंसी बढ़ जाए तो SN1 के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम बात करते हैं हाउ Ag+ आयन प्रमोट्स SN1 रिएक्शन। क्लियर हो रही बात ये? और आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि अगर आप रिएक्शन में सिल्वर ऑक्साइड मिक्स करते हैं मिक्सचर में तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। और ध्यान देना अगर आपने इसमें सिल्वर ऑक्साइड मिक्स किया तो मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, वाटर आप ले रहे हैं, साथ में सिल्वर ऑक्साइड भी ले रहे हैं। ध्यान देना सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर, इस कॉम्बिनेशन को कई बार लिखा जाता है मॉइस्ट Ag2O। आप समझना बात को, कई बार इसको रिएक्शन को ऐसे लिखकर आपको दे दिया जाता है RX वाटर एंड Ag2O। यही कर रहे हैं ना हम इसमें। मैंने आपसे कहा कि सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। और ध्यान देना Ag2O एंड वाटर, इस कॉम्बिनेशन को कई बार लिखा जाता है मॉइस्ट Ag2O। आप ध्यान देना दिस कॉम्बिनेशन इज समटाइम्स रिटन एज मॉइस्ट Ag2O। अगर आपको मॉइस्ट Ag2O लिखकर दिया जाए तो टेक इट एज Ag2O प्लस वाटर। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर ये हुआ इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O, हम ऐसा बोल सकते हैं इट मींस नाउ RX इज टू बी रिएक्टेड विद मॉइस्ट Ag2O, क्योंकि Ag2O प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं मॉइस्ट Ag2O। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं दैट इज रिएक्शन ऑफ RX विद मॉइस्ट Ag2O। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस केस में हमने लिखा है इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स इंक्रीज्ड। और ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज हुई है समझ में आ रहा है ना? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज हुई है समझ में आ रहा है? Ag+ ion gets combined with X- ion to form AgX precipitate। आया समझ में? तो इस तरह से हम बात करते हैं कि if hydrolysis of alkyl halide is carried out in presence of silver oxide, rate of reaction gets increased। So this is about the first reaction of alkyl halide with water। आया समझ में? अब बात करते हैं इसमें सेकेंड रिएक्शन की, और सेकेंड रिएक्शन हमारी है इसमें रिएक्शन विद एल्कोहल। आप ध्यान देना वाटर के केस में प्रोसेस को हमने लिखा हाइड्रोलिसिस, एल्कोहल के केस में प्रोसेस को हम लिखते हैं एल्कोहोलिसिस। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन विल बी एल्कोहोलिसिस। और क्या मैं कह सकता हूं वाटर के सिमिलर एल्कोहल भी अमोनिया से वीकर बेस है, क्योंकि अमोनिया से वीकर बेस है तो यहां पर भी मेन रिएक्शन जो होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। अब क्वेश्चन है SN1 या SN2, तो वाटर भी अल्कोहल के सिमिलर कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और अगर ये भी कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो फिर तो इस केस में भी हम कह सकते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल, क्योंकि अल्कोहल एज अ होल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज न्यूट्रल इन विच इलेक्ट्रॉन डोनर विल बी ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही यहां पर अपना लोन पेयर डोनेट करेगा टू एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो फिर तो ये भी हमारे पास वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल का रेफरेंस हुआ, और वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है SN1। बस यहां भी वाटर के सिमिलर ही प्रोसेस होगा,
केवल न्यूक्लियोफाइल चेंज है। क्या होगा देखो, इस केस में भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट कौन होगा यहाँ पर भी, अल्कोहल, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वही सॉल्वेंट है इसमें, तो इसकी प्रेजेंस में पहले ये X माइनस एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा और अब इस कार्बोकेटाइन से रिएक्ट करेगा कंप्लीट अल्कोहल मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये भी वाटर के सिमिलर कंप्लीट मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और ऐड होने के बाद में H+ रिलीज करता है। अगर H+ रिलीज करता है तो बन जाएगा ROR, मतलब यहां पर फॉर्मेशन जाएगा ईथर का। So ether will be formed as product. So alcoholysis of alkyl halide gives ether. This is about the second reaction. ये यहाँ पर second reaction है, जो 14 reaction मैंने आपको alkyl halide की लिखवाई हैं, उसमें second reaction हमने complete कर लिया।